नहीं, और एक बार समझाइए। और एक बार समझा दो। तो देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि 10 रुपए का अलग-अलग कॉइन्स था तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है चेक करने का कि असली कॉइन है या नकली कॉइन। तो लोगों ने 10 रुपए का कॉइन को एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया। तो जिन लोगों के पास 10 रुपए का असली कॉइन था, वो लोग भी सफर किए इस पे, राइट? तो इससे क्या है ना, कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस कि एक ही तरह का नोट हो ताकि सब लोग उसको एक्सेप्ट करें। ओके, इसलिए आरबीआई को दिया गया ये काम करने के लिए। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मैं कल्याणेश्वरी मंदिर गया था और वहां पे, मतलब वो झारखंड में, तो मंदिर के बाहर जो ये बैठे रहते हैं ना गरीब बच्चे लोग, वो लोग कुछ बेच रहे थे, मतलब पूजा वूजा का सामान एंड ऑल। ओके, तो उसको हम लोगों ने 2000 का नोट दिया, 2000 का नोट्स, ठीक है? ये 1-1.5 साल पुराना बात है। एंड दे डिक्लाइन टू एक्सेप्ट दैट अमाउंट। वो लोग नहीं लिया 2000 का नोट। आई आस्क्ड देम दैट व्हाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस 2000 रुपए नोट, है ना? तो बोला कि नहीं ये नकली नोट है। तो मैंने कहा किसने बोला तुमको नकली नोट है? बिल्कुल असली है। तो नहीं, 2000 का नोट होता ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा नोट होता ही नहीं है। मैक्सिमम नोट 500 रुपए तक जाता है। सो हिज नॉलेज वाज ओनली लिमिटेड अप टू 500 रुपए नोट। उसको पता ही नहीं था कि 2000 का नोट होता है। सो इट्स द इंफॉर्मेशन गैप, इट्स द यूनिफॉर्मिटी गैप जो इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। ओके, इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑन माई पार्ट इज कि मेरे पास पैसा होने के बावजूद भी मैं सामान खरीद नहीं पा रहा हूँ उससे, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो 2000 का नोट। एंड प्रॉब्लम ऑन हिज पार्ट कि एक कस्टमर है जो डिमांड कर रहा है चीजों का, तब भी वो अपना सेल कर नहीं पा रहा है बिकॉज ही डोंट वांट टू एक्सेप्ट 2000 रुपए नोट। ओके, इज इट क्लियर नाउ? हाँ भैया। Okay. The third point is it enables the central government to have an effective control on the bank credit created by commercial banks. This is very crucial. जैसे कि मैंने कहा लास्ट डे कि सेंट्रल बैंक कीप्स अ सीआरआर, जिसके तहत सभी कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ पोर्शन इसके पास रखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। ओके, नाउ नोटिस, अगर कोई बैंक 100 करोड़ डिपॉजिट करता है सेंट्रल बैंक को एज सीआरआर, राइट? सीआरआर का रेट है 10%। ये रिजर्व बैंक ने खुद ही डिसाइड किया है। तो रिजर्व बैंक को ये समझ में आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर बैंक के पास कितना डिपॉजिट है, क्योंकि अगर उसने 10% 100 करोड़ डिपॉजिट किया है, इसका मतलब उसके पास 1000 करोड़ डिपॉजिट है, राइट? ट्राई टू फॉलो। अगर किसी बैंक के पास 1000 करोड़ डिपॉजिट होगा और सीआरआर अगर 10% है, तभी वो कैश रिजर्व रेशियो के तहत आरबीआई को 100 करोड़ रुपीस देगा, राइट? तो कैश रिजर्व रेशियो से सेंट्रल बैंक को ये अंदाजा होता है कि बैंक के पास कितना पैसा है। इज इट क्लियर? ये कौन सा हाँ पॉइंट? ये पॉइंट 3 भैया। बताया मैं। पॉइंट 3 यहाँ देखो, इट एनेबल्स द सेंट्रल बैंक, ये वाला, दिस वन। अच्छा, हाँ। ओके, ऑलराइट। और इसके साथ देखो, अब 100 करोड़ उसने डिपॉजिट कर दिया बैंक के पास, मतलब कितना लोन दे सकता है वो बैंक? हाउ मच दे कैन गिव आउट एज लोन? रोहित बताओ, अगर 100 करोड़ आरबीआई को डिपॉजिट किया है, राइट? सीआरआर इज 10%, तो बैंक लोन कितना दे पाएगा? क्या 100 करोड़ डिपॉजिट किया है? मतलब कोई एक बैंक है जिसने सीआरआर के तहत 100 करोड़ रिजर्व बैंक के पास रख दिया है, ठीक है? हाँ। सीआरआर है 10%, तो वो बैंक लोन कितना दे पाएगा? 100 into 10, 100 crore into 10 by 100. व्हाट? नो, 100 करोड़ उसने आरबीआई को दिया है, मतलब उसके पास कितना था ओरिजिनल? उसके पास 1000 करोड़ रहा होगा, राइट? 1000 करोड़ का 10% यानी कि 100 करोड़ उसने रिजर्व बैंक को रखा। इसका मतलब उसके पास 1000 करोड़ डिपॉजिट आया था, जिसमें से 100 करोड़ उसने आरबीआई को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा है? 900 करोड़। अब ये 900 करोड़ वो लोन आउट कर सकता है। ये किसको समझ में नहीं आया बताओ मेरे को? ये जो मैंने लिखा वो किसको समझ में नहीं आया?
मुझको 90 का, no Vinit, not 90 का, you are you are getting misguided. So what I am saying, try to follow. एक बैंक है, सपोज बैंक 1 और ये आरबीआई है। आरबीआई ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है? आरबीआई ने बोला है सीआरआर है 10%, यानी कि जितना भी पैसा बैंक के पास आए, बैंक को उसका 10% रिजर्व बैंक को देना है। ऑलराइट, अब पहला बैंक ने आरबीआई को 100 करोड़ रुपया दिया, बोला कि ये आपका 100 करोड़ रुपया एज पर योर इंस्ट्रक्शंस, राइट। इसका मतलब क्या है कि जितना भी पैसा आया होगा उस बैंक के पास, उसका 10% दिया उस बैंक ने आरबीआई को, और उसका 10% इज 100 करोड़ जो वो दे रहे हैं। मतलब ओरिजिनली उनके पास कितना आया होगा? ओरिजिनली उनके पास 1000 करोड़ आया होगा, राइट, जिसका 10% यानी कि 100 करोड़ वो आरबीआई को दे रहे हैं। तो 1000 करोड़ में 100 करोड़ उन्होंने दे दिया, तो 900 करोड़ उनके पास है, जिसको वो जो इच्छा वो कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, राइट। इज इट क्लियर नाउ? निखिल, रोहित, अनिशा, आयशा, आयशा तुमको नहीं इसमें? ओके ओके। So 900 crore is the loan which the bank can give out. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पता है कि ये बैंक 900 करोड़ रुपया लोन देगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये भी पता है कि 900 करोड़ अगर देगा तो ये बाद में कितना हो जाएगा, 900 प्लस उसके बाद कितना होगा, 900 के बाद 810, फिर कितना होगा 729, इस तरह से जाएगा और जीपी सीरीज बनेगा, और लास्ट में कितना पैसा आएगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम द सीआरआर कि एक बैंक कितना पैसा तैयार कर रहा है इकोनॉमी में, राइट। तो वो जो पूरा इकोनॉमी का जो मतलब अकाउंट्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। वो इसीलिए है बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर मिला है कि आप तैयार करो सीआरआर कितना है। ओके, अब कभी कभी बैंक ऐसा भी करता है कि बैंक को डिपॉजिट मिला 1000 करोड़, बैंक ने बोला सिर्फ 500 करोड़ मिला है, ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन आउट कर सके। ओके, तो ऑलवेज दीज आर ऑल आइडियल सिचुएशंस। असल इकोनॉमी में ऑलवेज घपला होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स? बताओ तो, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होके तुम सबसे बढ़िया चीज क्या कर सकते हो? किस चीज में? किसी भी चीज में एक्चुअली, इकोनॉमिक्स का, या अगर तुम अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, या तुम अगर सीए हो, तो सबसे बड़ा चीज तुम क्या कर सकते हो अपने लाइफ में? मतलब ये चैप्टर से पूछ रहे हैं या फिर कहीं से भी, कोई भी फील्ड? इन जनरल, इन जनरल। एनीवन? सब कॉमर्स का ही है, बताओ। कॉमर्स का स्टूडेंट ये कर सकता है, ओनली कॉमर्स गाय कैन डू दिस, गाय और गर्ल, साइंस वाले नहीं कर सकते अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो, ऑफ कोर्स। एनीवन? लोगों को समझा सकते हैं। नो नो, समझाने का काम कॉमर्स वालों का नहीं है। या निखिल, क्या बोला तुमने? पॉलिसी ला सकते हैं, अच्छा बेहतर कुछ पॉलिसी बेहतर आप ये कर सकते हैं, बट जो एक्चुअली सबसे ज्यादा मजेदार चीज कर सकते हो तुम लोग, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। अनीशा, हाँ भैया। क्या कर सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट? इतना कुछ सीख के, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, सीए सीख के क्या कर सकते हैं? हंस सकते हैं? नहीं, बन सकते हैं तो भैया, क्योंकि मैं नोटिस किया हूं जितना पॉलिटिशियन बन सकते हैं। पॉलिटिशियन, ओके। रोहित वांट्स टू से समथिंग। यस रोहित। भैया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। ओके, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। विनीत इज सेइंग इकोनॉमी को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। सो एवरी पॉइंट आर वेरी गुड, बट अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं इज दैट आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। ओके, आप लोगों को बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। ओए, ये क्या बात हुई? Yes, actually, economists are the people who can befool anyone.
क्योंकि इकोनॉमिस्ट ऐसा ऐसा चीजों के साथ डील करता है जो नॉर्मल इंसान के समझ के बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, भैया जो अभी चल रहा है क्या, जो निर्मला सीतारमन कर। हाँ बेवकूफी तो बना रही है और लोग बन जाते हैं बिकॉज हाँ बिकॉज आप, इट्स नॉट अबाउट निर्मला सीतारमन ओनली, मतलब if you go deep in economics, और जैसे सीए क्या करते हैं, सीए लोग तो अपने क्लाइंट को यही समझाते हैं ना कि इनकम टैक्स वालों को कैसे सी बनाना है, राइट? यही तो बोलते हैं। अब अगर जैसे कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन जिसको जिसको कुछ नहीं पता है टैक्सेशन के बारे में, तो वो इनकम टैक्स वाले को सी नहीं बना सकता है, इनकम टैक्स वाला उसको बजा के चला जाएगा। बट अ सीए गाय कैन हेल्प हिम आउट to befool the income tax people, right? So it's no, science guy cannot do that, because science guy are very they are very abstract kind of people. They are always indulged in their work. Commerce people can do this. And as far as जैसे ये point मेरे को इसलिए ध्यान में आया कि अभी मैं कौन सा point बता रहा था, 900 करोड़ वाला। okay, now जो बैंक है वो तो रिजर्व बैंक को बोल सकता है ना कि हमारे पास डिपॉजिट 1000 करोड़ नहीं आया, सिर्फ 500 करोड़ आया। ओके, और बाकी पैसों से वो और पैसा बना सकता है इफ ही हैज द नॉलेज, इफ द बैंक हैज द नॉलेज। बैंक तो ऐसे ही ब्लैक मनी कमाते हैं ना, एवरी बैंक, एवरी बिजनेसमैन अर्न्स ब्लैक मनी, राइट? तो ये हम लोग कर सकते हैं। विजय माल्या का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। विजय माल्या कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं था, बट उसका जो टीम है, उसका जो टीम था, उसका जो सीए रहा होगा, दे आर स्मार्ट पीपल। वो लोग तेज इंसान है, राइट? अच्छा, किसी ने, तुम लोग में से कोई भी रघुराम राजन का इंटरव्यू सुन लो, जो कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर था। मनमोहन सिंह का इंटरव्यू सुन लो, जब वो फाइनेंस के ऊपर बोलता है, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। कभी ट्राई करके देखना, वो सब चीज बोरिंग क्यों लग जाता है इंसान को। रघुराम राजन का इंटरव्यू तुम लोग क्यों नहीं सुनोगे? बिकॉज तुमको बोरिंग लगेगा। बोरिंग क्यों लगेगा? क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, राइट? तुम लोग कॉफी विद करण देख लोगे क्योंकि समझ में आएगा, बट रघुराम राजन नहीं देखोगे क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज वो इंसान शाना है, वो इस तरह से बात करेगा कि वो लोगों को बेवकूफ बनाए। ओके, सो दैट्स एन एडवांटेज ऑफ बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट कि तुम लोग बेवकूफ बना सकते हो। अभी जैसे रोहित ने कहा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगा, राइट? तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उनसे सियाना कोई हो ही नहीं सकता, और उनसे बेहतर बेवकूफ किसी को कोई बना ही नहीं सकता। वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट तो मतलब मैं बेसिकली सेल्स का बात कर रहा हूँ। सेल्स का, जो लोग सेल करवाते हैं, सेल कैसे कराते हैं? एक घटिया सा चीज तुमको बेच देंगे अच्छा चीज बोल के, ऐसे करते हैं। सेल्समैन का काम क्या है? यही काम है, सी बेवकूफ बनाना वो लोगों को, एंड व्हिच इज अ स्किल जो सब में नहीं होता है। सो किसी ने मैसेज किया, एक मिनट, विनीत ही होगा, एक मिनट हो गया, जस्ट अ सेकंड विनीत। Sotti Bhaiya is on fire. Sotti, okay. Now I can discuss this more better if you would have been an offline class. आप क्या मेड इन चाइना नहीं देखे? नहीं, मैं मेड इन चाइना नहीं देखा हूँ। क्यों, क्या ये मेड इन चाइना? मुझे पता नहीं है। यही जो आप बोल रहे थे, सेल्स सी बनाने का काम। ओह अच्छा, उस मूवी में ऐसा है। अच्छा अच्छा, क्या मैंने नहीं देखा है वो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, it enables the government to have supervision and control over the supply of money in an economy. Okay, अब RBI का एक नॉर्म है कि RBI should always be in a contact with the central government. RBI हमेशा कंसल्टेशन करता है गवर्नमेंट के साथ। जैसे ये नोट छापने का बात, ये नोट छापने का डिसीजन डिमोनेटाइजेशन के समय ये किसका था? RBI का था या गवर्नमेंट का था? गवर्नमेंट। ऑलराइट, वेरी गुड, गवर्नमेंट का था। लेकिन छापा किसने नोट? रिजर्व बैंक, RBI। तो देयर मस्ट बी सम कंसल्टेशन बिटवीन रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्री कंसल्टेशन पहले से चल रहा होगा ये बात। सो एक कम्युनिकेशन हमेशा रहता है उनके बीच में, ताकि
गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विसेज का सब नॉलेज रहे और बैंकिंग सर्विसेज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स काम करे. ओके, द गवर्नमेंट में अर्न प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग ऑफ नोट्स एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स. ये तो मैंने बताया है. इस टर्म को मैंने क्या बोला था, किसी को याद है? नोट छाप के जो प्रॉफिट अर्न होता है उसको क्या कहते हैं? मैंने बताया था मनी चैप्टर में. एनीवन? क्या भैया फिर से बोलेंगे तो? गवर्नमेंट नोट छाप के जो प्रॉफिट अर्न करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं भैया भैया तुम खा रही हो, खा लो पहले फिर बोलो. हमें खा लिए. उसको सेग्नोरेज कहते हैं. याद है किसी को? बताया था मैंने. किसी को याद नहीं है? ओके, देन सेकंड फंक्शन ऑफ RBI is banker, fiscal agent and advisor to the government. Okay, so Reserve Bank of India acts as an advisor to the government. गवर्नमेंट का एडवाइजर है. हालांकि गवर्नमेंट किसी का एडवाइस लेता नहीं है आजकल, लेकिन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइजर, देता है, लेता नहीं है गवर्नमेंट. ठीक है. बैंकर टू द फिस्कल एजेंट टू द गवर्नमेंट, ये सब कुछ है. ठीक है. अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछे. हाँ पूछो. वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? Okay, World Bank is, you know, the bank of all countries central bank. सभी कंट्री का सेंट्रल बैंक का बैंक है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक का काम है कि जब किसी कंट्री में पैसे की जरूरत हो, किसी को लोन चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक लोन देता है. ठीक है. और वो सेम काम आता है. ये पैसा उसके पास कहाँ से आता है? एनीवन नोज कि वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? एनी आइडिया? You should start learning this thing. It's an advice from my side. ये सब चीजें धीरे धीरे सीखना शुरू कर दो. ओके, बिकॉज इन फ्यूचर जब तुम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज का तैयारी करोगे, कोई गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी चीज का, तो ये सारा नॉलेज का क्वेश्चंस रहता है, और अगर ये पहले से प्रिपेयर्ड रहा तो तुम लोग के लिए इजी होगा. एनीवन हैज एनी आइडिया? भैया ये सब नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट में आता है क्या? यस रोहित कुछ पूछ रहा है. यस रोहित पूछो. भैया वर्ल्ड बैंक के पास वैसे ही सेम कुछ अमाउंट रहता है, देना पड़ता है, वैसे सेंट्रल बैंक को देना पड़ता होगा वर्ल्ड बैंक. यस, पार्शियली करेक्ट. वर्ल्ड बैंक को कुछ पैसा हमेशा कंट्रीज देता है, लेकिन सारा कंट्रीज नहीं देता है. जो डेवलप्ड कंट्री है वही देता है, जैसे यूएस, रशिया, ये लोग. नाउ द कंट्रीज व्हिच आर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री, फॉर एग्जांपल बहरीन, बहामास, ये सब कंट्री कहाँ से देगा? उसके पास खुद खाने को पैसा नहीं है. और एक कंट्री है जो जहां अभी कुछ दिन पहले जहां ब्लास्ट हुआ था बहुत भयंकर, वो कंट्री का नाम क्या था? जो वीडियो वायरल हुआ था, एक भयंकर ब्लास्ट हुआ था. एनीवन नो, रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्री? नहीं, पता नहीं, मैं भी भूल गया. वो कंट्री काफी गरीब देश है. ठीक है. तो ये सब कंट्री नहीं देता है पैसा वर्ल्ड बैंक को, डेवलप कंट्रीज देता है. टर्की शायद, नहीं टर्की में नहीं हुआ था वो. एक किसी कंट्री में तुम लोग सबने वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ था, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ फटा था वहां पे उससे. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज एन एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एडवाइस देता है. Like any commercial concern, the government also needs a bank account. अब गवर्नमेंट का भी अपना बैंक अकाउंट होता है. भैया यस अनीशा, लेबानन कुछ करके था. क्या बोल रही हो? करके था. हाँ जरा टाइप अरे करो. बेरूट था. BEIRUT. नहीं पेरू नहीं था वो. अनीशा ठीक बोल रही है. पेरू नहीं, BEIRUT, बेरूट. लेबुन न क्या था? लेबानन करके था. या ऐसा ही कुछ. Okay, and there are many countries like that. There are many such countries actually. Okay, do you know how many countries are there in India, in the world? Anyone knows? लेबानन, सर्च कर लिया मैं, लेबानन.
लेबनान, लेबनान वाज अ कंट्री। एंड निखिल सर्च करो कि कितना कंट्री है अभी वर्ल्ड में राइट नाउ। $209। So there are 209 countries in the world। और अगर मैं तुम लोग को डेवलप्ड कंट्रीज का नाम काउंट करने बोलूं, right, if I ask you to count to list the name of few countries which according to all of us are developed, तो मुश्किल से 10-12 कंट्री आ पाएगा, right? We will first of all we will say India, then we will say US, Russia, China, then Japan 5, और ऑस्ट्रेलिया 6, इंग्लैंड 7, जर्मनी 8, फ्रांस 9, 10। इस तरह मतलब it will not be more than 15, right? So out of 209 countries, there are 15 or 16 countries जो हमारे जुबान पे है as developed countries। Other countries are developing countries, जैसे UAE हो गया, then पोर्टुगल हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारा। इसके अलावा सारा countries are underdeveloped countries। All countries are underdeveloped। Most of the South African countries are underdeveloped, right? Most of the South American countries are underdeveloped। Most of the Eurasian countries are underdeveloped। सब countries almost underdeveloped है, developed country बहुत कम है, right? तो वर्ल्ड बैंक को सिर्फ वही कंट्री पैसा देता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, और उसी को वो लोग लोन आउट करता है दूसरे कंट्रीज में। ओके, ऑलराइट। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट बैंक को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक बैंक अकाउंट चाहिए जिस बैंक अकाउंट में उनका पैसा जाएगा। तो वो बैंक अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ वो लोग बना के रखता है। भैया ऐसा क्यों है कि नॉर्थ अमेरिका रिच और साउथ पोना? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डू एनीवन हैज एनी आइडिया कि व्हाई नॉर्थ अमेरिका इज सो रिच, although not the entire North America and South America is so poor? Anyone knows that? Any idea? रिसोर्सेज के वजह से शायद। Of course, South America has lot of resources. South America has lot of resources. And North America में भी ज़्यादा countries are not rich. Basically, US and Mexico and the West Indies, Caribbean, that part is rich. Other than Canada, Texas, ये सब they are not rich. So anyone knows why the country is so rich and why South America is so poor? Why? Yeah. It's because North America has been a colony of the British, right? North America has been a colony of British. They have been invaded by British, and North America fought against British and evolved as a country. Whereas South America was not much colonized by British. Okay, it was colonized by the Portugal and the Spanish. Okay, and in India also, if India would not have been colonized by British, then India का जो भी development path है वो जो अभी है वो भी नहीं होता। This is a very true thing which everyone has to agree, right? अगर इंडिया colonize नहीं होता तो इंडिया अभी ऐसा भी नहीं होता जैसा अभी है, यहाँ है अभी, ठीक है? So that is the reason, Vinith. Okay, all right. So ब्रिटिश इतना सारा कंट्री को कॉलोनाइज किया है, कभी ब्रिटेन को कोई कॉलोनाइज किया है? ना, ब्रिटेन वाज ब्रिटेन को कोई कॉलोनाइज नहीं किया है, बट दे ऑलवेज हैड अ रिफ्ट विद स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के साथ हमेशा उनका एक प्रॉब्लम चला है। ओके, एंड देन स्कॉटलैंड निकल गया वहां से। एनी वन ऑफ यू हु हैज फॉलोड क्रिकेट, 2019 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था बताओ? Where was 2019? England. Australia? No, it's not only England. It's England and Wales. अगर तुम लोगों को सुना होगा तो England and Wales, right? Rohit? हाँ Right. Now, what is this Wales? हाँ Do you know what is Wales? Wales is the combined part of England and South Scotland. England, Scotland, Ireland. इस पूरे को Wales कहते हैं. Okay. So there was a rift between England and Scotland. At one point of time, there was a 1,000-year war between them. Ultimately, सब sort out होते होते अब वो लोग बहुत फ्रेंडली रिलेशन है उनका। ओके,
यहाँ पर तो ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेन, पोर्तुगीज कॉलोनी बनाया। यस, यहाँ पे सभी लोग कॉलोनी बनाया है, बट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉलोनी व्हिच क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। फ्रांस बाद में आया, देन वी हैव पोर्तुगीज जो अंडमान में 1869 में चला गया। सो देयर आर मेनी स्टोरीज। ओके, एक्चुअली ये जो कॉलोनाइज करने का सिलसिला था, दूसरे कंट्री को कॉलोनाइज करना, ये एक्चुअली ब्रिटिश का स्टार्ट किया हुआ नहीं था, ये पोर्तुगल का स्टार्ट किया हुआ था। पोर्तुगल स्टार्टेड टू कॉलोनाइज, क्योंकि जब एक्सपेडिशन पे सबसे पहले पोर्तुगल ही निकला था दुनिया को खोजने। इफ यू रिमेंबर योर रेनेसा चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री, ओके, एनीवन ऑफ यू रिमेंबर रेनेसा चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री? रेनेसा, एनीवन? We need to say yes. And industrial revolution? हाँ, Okay. Now, where was industrial Yeah. revolution? Industrial revolution start कहाँ हुआ? Anyone? No? रशिया। No, not Russia. No, not Russia. Industrial Portugal. revolution? No, not Portugal as well. इंग्लैंड। Yeah, England. England is the place where industrial revolution started. Okay, and that's why they were able to colonize every other country. If you see, इंग्लैंड ने उसी कंट्री को colonize किया जो एग्रीकल्चरली बहुत स्ट्रांग था, right? Why? Because what they were producing are manufactured goods. वो लोग अपने आप को इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज किया था, इंडस्ट्रीज तैयार किया था, और रॉ मटेरियल्स के लिए उनको कोई ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे agricultural activity अच्छा हो. That's why they started colonizing. So I am deviating. Okay, so let's not deviate. So central bank always need a bank account. So वो bank account, sorry, government of India needs a bank account जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उनका रहता है। सारा पैसा जो उनका आता है, सारा एमपीज का सैलरी एंड ऑल, ये सब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू उनका पेमेंट होता है। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन भी देता है। जैसे हम लोग को अगर लोन चाहिए तो हम लोग बैंक जाते हैं, लोन लेते हैं। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक से ले सकता है। ओके, अच्छा, ये चार्ज खत्म होने वाला है। ओके, कोई बात नहीं, नो वरीज। नाउ वन क्वेश्चन। ओके, सपोज government of India needs loan for any urgent requirement. Now there are two options for government of India to take loan from. पहला वर्ल्ड बैंक, दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहाँ से लोन लेना चाहिए, आरबीआई से या वर्ल्ड बैंक से? आरबीआई किसने किसने कहा? मैंने। वेरी गुड। सो व्हाई आरबीआई? भैया आरबीआई से वर्ल्ड बैंक से चाहिए। क्या बोल रही हो? वो नहीं, तुम्हारा आंसर सही है, आरबीआई, आरबीआई से लेना चाहिए, बट व्हाई? पता नहीं। एनीवन? चुका पाएगा, क्योंकि चुका सकेंगे। ओके, सो द रीजन इज इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। अगर आप ना कंसीडर एन एग्जांपल, समझो तुम लोगों को पैसे चाहिए, ठीक है, 10,000 रुपए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम अपने घर वालों में से किसी से मांगो या किसी बाहर वाले से मांगो। तुम किससे मांगना प्रेफर करोगे? ट्रस्ट की वजह से। ट्रस्ट किससे? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, वॉइस डिस्टर्ब कर रहा है। घर वालों से। तो विनीत ने कहा घर वालों से, नहीं गेस सबका आंसर है घर वालों से। व्हाई? बिकॉज इन केस अगर तुम टाइम पे वो पेमेंट नहीं कर पाते हो तो भी घर का पैसा कहाँ रहेगा? तुम्हारे घर में ही रहेगा। तुम्हारे पापा के पॉकेट में नहीं है, तुम्हारे पॉकेट में। बात तो एक ही है। बट इन केस अगर तुम किसी दूसरे से लेते हो तो तुम्हारे ऊपर एक बर्डन रहेगा, एक्स्ट्रा बर्डन, कि तुमको उसको रीपे करना है टाइम पे। सो दैट्स व्हाई इंटरनल डेट इज ऑलवेज बेटर देन एक्सटर्नल डेट। अगर इंटरनल डेट होता है, राइट, तो जो सपोज सेंट्रल बैंक
ने लोन लिया, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया सेंट्रल बैंक से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट भी देगा सेंट्रल बैंक को। तो जो इंटरेस्ट का पैसा है वो अल्टीमेटली कहाँ रहा, इंडिया में ही रहा। लेकिन अगर फॉरेन से लेते वर्ल्ड बैंक से, तो इंटरेस्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक को देना पड़ता है, और तो घर का पैसा, कंट्री का पैसा इंडिया की बाउंड्री से निकल के वर्ल्ड बैंक के अकाउंट में चला जाता है। सो देयर वुड हैव बीन अ लॉस फॉर इंडिया ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। सो इंटरनल डेट इज ऑलवेज गुड देन एक्सटर्नल डेट। Okay, all right. The central bank acts as a financial advisor to the government. It advises the government on all financial and monetary matters and in formulation of economic policies, such as policies for the country for the control of inflation or deflation, devaluation or revaluation of currency, use of deficit financing, foreign trade policy, budgetary policy. Government of India का advisor है, Government of India को अच्छा advice देता है कि आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बनाना चाहिए, आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, डिफ्लेशन मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए। फिर डिवैल्यूएशन वो तो चुका रहा है ना, वो वैसे भी तो लॉस तो हो रहा है लोन इंडिया, वैसे भी तो लॉस हो रहा लोन जो लिया है इंडिया वो तो चुका रहा है ना वो फॉरेन से। विनीत, यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन लोन। हाँ वर्ल्ड बैंक, हाँ ऑफ कोर्स इंडिया इज ऑलवेज इन अ लोन पोजीशन विद वर्ल्ड बैंक। इंडिया जो है सारा डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा वर्ल्ड बैंक के साथ उनका लोन चलता है, एक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है। डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, ये कैसे करना है, इसके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सजेस्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एनी वन ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी? किसी को कोई आइडिया है? डिवैल्यूएशन मतलब जाना, रिवैल्यूएशन मतलब वापस आना। Anyone else want to try? आना जाना के अलावा तो मेरे को गाना याद आ गया एक बादशाह का। कौन सा गाना? एक अच्छा है सही, अनिशा गाती थी वो गाना। चुल। हाँ वो विनीत लिखा ना, कमाल है। अच्छा एनीवन नो डिवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का मतलब? रोहित तुमको पता है? नो, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब जब तुम्हारा करेंसी किसी दूसरे करेंसी के रेस्पेक्ट में सस्ता हो जाए, और रिवैल्यूएशन मतलब जब तुम्हारा करेंसी किसी दूसरे करेंसी के रेस्पेक्ट में महंगा हो जाए। जैसे $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, राइट? आज है, आज से अगर 5-10 साल पहले जाओ तो $1 इज इक्वल, अभी 70 रुपीज है, आज से 5 साल पहले $1 इज इक्वल टू 50 रुपया होता था। तो रुपीस का क्या हुआ, रुपीस का डिवैल्यूएशन हो गया है, रुपीस महंगा हो गया। और रिवैल्यूएशन मतलब रुपीस अगर सस्ता हो जाए तो। इसका मतलब क्या कि कोई अमेरिकन अगर आया तुम्हारे पास, उसने तुमको $1 दिया, बदले में तुम उसको कितना दोगे? 70 रुपया। मतलब $1 का कीमत 70 रुपया है। तुमको अगर कोई बोले $1 खरीदना है तो तुमको अपने जेब से 70 रुपए खर्च करना पड़ेगा। और उस वहीं पे देखो अमेरिकन तुम्हारा देश का 70 रुपया कितने रुपए में खरीद रहा है, कितने डॉलर में खरीद रहा है? $1 में, $1 में। तो उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इंडियन करेंसी खरीदना, वो तो बेधड़क इंडियन करेंसी खरीद सकता है। लेकिन तुम्हारा यूएस करेंसी खरीदने में फट जाएगा, है कि नहीं? राइट? इसीलिए लोग फॉरेन जाके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन में अगर तुम फॉरेन काम करोगे ना, समझो तुम अगर इंग्लैंड जाके काम करते हो, ठीक है, और अच्छे पोजीशन में, तो तुम्हारा सैलरी कितना रहेगा पता है? योर सैलरी विल बी अराउंड 2000 यूरोज। 2000 यूरो तुम्हारा सैलरी रहेगा। अब तुमको लग रहा होगा ये तो 2000 में क्या होगा, इंडियन में इसका पता है वैल्यू कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है? 2 लाख रुपया महीने का, है कि नहीं? सो ये है तो करेंसी किसका महंगा है किसका सस्ता है। और जब मैं फॉरेन ट्रेड चैप्टर पढ़ाऊंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ऑल, तो मैं बताऊंगा कि इंडिया अपना करेंसी को हम लोग बेटर कैसे बना सकते हैं। सोचो रिवर्स अगर किसी दिन हो कि 1 रुपी इज इक्वल टू $70,
अगर किसी दिन ऐसा रिवर्स हो जाए तो इसका इम्प्लीकेशन क्या क्या होगा। अभी ये पता है एक दिन में होने से गड़बड़ हो जाएगा, अगर एक दिन में ऐसा हो जाता है ना तो इकोनॉमी खराब हो जाएगा, पैटर्न में होना पड़ेगा। तो मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड चैप्टर पढ़ाने से बताऊंगा कि ये होने से क्या होगा। एंड एक और फैक्ट मैं तुम लोग को बता दूं कि डू यू नो जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, यूरोज और पाउंड एक ही है क्या? एक्चुअली यूरोज जो है वो पूरा यूरोप में चलता है, पाउंड अब नहीं चलता है विनीत। पहले यूरोप का हर कंट्री का अलग अलग करेंसी था, इंग्लैंड का पाउंड, जर्मनी का मार्क, अब क्या है सबको एक कर दिया गया यूरोज। अच्छा, जो मैं पूछ रहा था कि जब इंडिया आजाद हुआ था तब किसी को पता है डॉलर और रूपी में रिलेशन क्या था 1947 में? यस यस निखिल, क्या बोल रहे हो? एक ही था शायद। यस, वेरी गुड। $1 इज इक्वल टू 1 रुपी उस समय हुआ करता था। तो यानी कि 1947 से अभी तक हम लोग का करेंसी क्या हो गया, गिर गया, 1 से 70 पे आ गए हम लोग। क्यों मतलब क्यों क्या मतलब कैसे? देयर आर मेनी रीजन, बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक रीजन है। ओके, मैं इस पे डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड चैप्टर पढ़ाऊंगा। ओके, द लास्ट चैप्टर जो तुम लोग के सिलेबस में। ऑलराइट, अच्छा एक और क्वेश्चन है लास्ट। या नॉर्वे क्या बोल वर्ल्ड रहा का, नॉर्वे नॉर्वे सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री क्यों है इंडिया का, वर्ल्ड का, सॉरी वर्ल्ड का, वर्ल्ड का? ना डेवलप कंट्री का मतलब अलग होता है। डेवलप कंट्री मतलब ये नहीं कि लोग अमीर हैं वहां पे या वहां का जीडीपी अच्छा है। दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री का आइडिया है कि वहाँ का हेल्थ एक्सपेक्टेंसी कितना है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे क्राइम कैसा है, और वहाँ पे एजुकेशन कैसा है। दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट। वैसे देखा जाए तो यूएस का जीडीपी बहुत है लेकिन कल्चर बहुत खराब है। तो डेवलप कंट्री का कॉन्सेप्ट अलग है। रिचेस्ट कंट्री का बात किया जाए तो दैट इज स्विट्जरलैंड, सबसे ज्यादा अमीर लोग वहां रहते हैं। और कल्चर का बात किया जाए तो इंडिया। नॉट एट ऑल, इंडिया में इतना मारकाट होता है, क्या क्या होता है, कल्चर तुम अच्छा बोल रहे हो। अच्छा, जिन लोग को नया नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना है 8 बजे से, वो लोग ज्वाइन कर सकते हो, मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ बोलो।